गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मैंने एप्लीकेशन आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और इसका एप्लीकेशन। तो अगर हम मान लें कि मेरे पास यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ पे एक मास है m2, ये कुछ r डिस्टेंस दूर है, तो हमको दिख रहा है बेटा कि ये दोनों मास एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स कौन सा होगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G m1 m2 बाय r²। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा कि चाहे दो मास आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में हो या ना हो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अब समझना बात को ध्यान से। ऐसे फोर्सेस जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं बेटा, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं। वही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। टू एक्सप्लेन द नॉन कांटेक्ट फोर्स वी यूज ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ मीडियम ऑफ फोर्स। मतलब कि हम इस इमेजिनरी फील्ड को एग्जीक्यूट करते हैं इस तरीके से कि ये बेसिकली मीडियम होता है फोर्स को लगने का। मतलब दो मासेस अगर एक दूसरे से दूर हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब जिस मीडियम के थ्रू ये फोर्स लगता है बेटा, उसी को अपन ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है? It is an imaginary region or space around any mass in which if any other mass come, it experiences gravitational force. इसका क्या मतलब है बेटा कि अगर मान लो हमारे पास ये एक मास है और मान लो ये कितना रीजन है ग्रेविटेशनल फील्ड का इसका, ठीक है? तो अब अगर कोई दूसरा मास इस रीजन में आ जाता है तो ये मास इस वाले मास पे क्या लगाने लगेगा बेटा? फोर्स लगाने लगेगा। तो यही जो रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड क्या दोस्तों? ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस रीजन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब अगर मान लो एक मास यहाँ है और एक मास इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, बहुत दूर है, तो भी फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो रेंज होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो अप टू कहां तक होता है? इंफिनिटी तक होता है। बस फर्क ये है कि अगर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा, तो उस केस में क्या होता है? फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो फोर्स की वैल्यू कम होना मतलब फोर्स का इंटेंसिटी का कम होना। ठीक है जी, क्लियर बात? तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ये एक बेसिक फंडा था जिसको हम सब लोग जानते हैं। वापस से पढ़ के हमने एक रिवीजन जैसा कर लिया। हर वो फोर्स जो नॉन कांटेक्ट नेचर का होता है बेटा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फील्ड की मदद लेते हैं। उस फील्ड को कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर हो गई बात? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कौन सा फोर्स है बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और दुनिया में जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इमेजिनरी फंडे की मदद लेते हैं। दैट इमेजिनरी फंडा इज कॉल्ड क्या बेटा? फील्ड। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ के फील्ड को हमने क्या बोल दिया? ग्रेविटेशनल फील्ड कह दिया। क्लियर हो गई बात? तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के लिए वो रीजन होता है जिस रीजन में अगर कोई और मास एंटर हो जाए तो उस पे वो मास क्या लगाने लगे दोस्तों? फोर्स लगाने लगे। तो वो जो इमेजिनरी रीजन होता है, उस इमेजिनरी रीजन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और कोई भी मास किसी दूसरे मास पे अप टू इंफिनिटी तक फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज कहां तक हुआ बेटा? अप टू इंफिनिटी तक हुआ। क्लियर हो गई बात? तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है? तो किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है बेटा स्ट्रेंथ, कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखो बेटा,
मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मास है m नाम का, इस पॉइंट मास पे कुछ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन वाला F। क्लियर हो गई बात सबको? कोई मास है हमारे पास m, ये पॉइंट मास है, याद रखना मास दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट मास और एक होता है एक्सटेंडेड मास। हम अभी जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है पॉइंट मास। तो किसी एक पॉइंट पे एक मास रखा हुआ है बेटा m नाम का, मान लो इस पॉइंट का नाम है P, इस पे मैंने m मास रख दिया। अब मान लो ये मास जो है ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, तो समझेंगे बात को ध्यान से। जब मास m है तो फोर्स कितना है दोस्तों F, तो यूनिट मास का क्या मतलब होता है बेटा 1 kg, 1 kg पे कितना फोर्स लगेगा F/m। तो ये जो F/m होता है जिसको हम पढ़ते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, मतलब 1 kg मास पे कितना फोर्स लगता है, इसी फोर्स को हम कहते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास is called gravitational field intensity, is called gravitational field intensity। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को लिखा जाता है E से, E इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे F/m, और अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स वेक्टर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर हो जाएगा। अब अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, फोर्स का न्यूटन, मास का केजी, तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर केजी इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गई बात सबको? तो 1 kg मास जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, उसी एक्सपीरियंस्ड फोर्स को हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो हम इस चीज को भी लिख लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज सेम as the direction of gravitational force, as the direction of gravitational force। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है दोस्तों, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। तो कुल मिला के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से क्या समझ में आता है कि 1 kg मास जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी एक्सपीरियंस्ड फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में कौन होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही होता है। क्लियर हो गई बात? अब अगली हेडिंग हम डालेंगे, राइट डाउन ग्रेविटेशनल फील्ड, चाहे तुम ग्रेविटेशनल फील्ड कह लो चाहे तुम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह लो, एक ही बात है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट P, ग्रेविटेशनल फील्ड at any point P, gravitational field at any point P due to point mass, due to point mass। हम सब ध्यान रखें, दो तरीके का मास होता है, एक होता है एक्सटेंडेड मास और एक होता है पॉइंट मास। क्लियर हो गई बात सबको? चलो तो देखो, मान लो मेरे पास यहां पे एक पॉइंट मास है कैपिटल M, इस कैपिटल M से r डिस्टेंस दूर यहां पे एक पॉइंट P है। इस कैपिटल M मास की वजह से इस पॉइंट P पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या वी कैन से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो देखो बेटा, जिस भी पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे मैं एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेता हूं, स्मॉल मास, ठीक है, जिसको एलिमेंट्री मास भी कहेंगे। इसके होने
या ना होने से मतलब इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखते हैं ध्यान से। हम सबको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट मास या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखो ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M इस स्मॉल m पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू होगी G m1 m2 by r²। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू G m1 मतलब कैपिटल M, m2 मतलब स्मॉल m by r²। ये मिला हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। अब ये जो फोर्स है ये इस स्मॉल m पे लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m by r² into स्मॉल m। तो स्मॉल m और स्मॉल m क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास कितना आ जाता है बेटा, Gm by r²। This is the value of gravitational field intensity due to point mass at any point p। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मिल गई हमें Gm by r²। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा तो वो होता है kq by r²। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, Gm by r²। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये था आपका किसी पॉइंट मास की वजह से किसी पॉइंट p पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस मास की वजह से। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मास। कॉन्टिन्यूअस मास से मतलब क्या होता है बेटा, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, होलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, ये सब कॉन्टिन्यूअस मास होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मास। ठीक है जी, क्लियर बात? तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड due to a ring on its axis। gravitational field due to a ring on its axis। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे। तो देखो बेटा, ये मान लो हमारे पास एक रिंग है और रिंग के सेंटर से जो लाइन जाती है उस लाइन को हम लोग कहते हैं उसका एक्सिस। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस a है। क्लियर हो गई बात सबको? और रिंग का जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिंग इज कैपिटल M और रिंग का रेडियस a है। हमारे पास यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मान लो ये P पॉइंट ओरिजिन से कुछ x डिस्टेंस दूर है। अब देखो, फॉर पॉइंट मास हम लोग जानते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Gm by r²। ये अभी हमने देखा था कि पॉइंट मास की वजह से किसी पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा वो होती है Gm by r²। पर ये कॉन्टिन्यूअस मास है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा मास यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो dm। तो छोटे से मास का अगर डिस्टेंस देखा जाए ये एंगल थीटा करके, तो ये x और ये a, तो ये आ जाएगा √a² + x²। तो इसका मतलब r की जो वैल्यू आई वो आई √a² + x²। और हमने जो मास लिया है बेटा वो dm मास लिया है। तो जरा से मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी जरा सी, दैट इज dE, which will be equals to G dm by r²। मतलब √a² + x² की स्क्वायर कैंसिल, तो G dm by a² + कितना बेटा x²। ये मिला हमें पॉइंट P पे इस छोटे से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमें एक चीज पता है बेटा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिस डायरेक्शन में
फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। तो जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैंने आपको बताया था वहां पे बिल्कुल जरा सा मास कंसीडर कर लिया हमने, और ये जरा सा मास कितना हो गया बेटा, m। तो अब देखो ये जो dm है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बाय नेचर, तो dm इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा बेटा, उसी तरफ होगा। अब अगर देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे, और किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। वैसा इस लाइन से एंगल बन रहा है तो इस तरफ क्या हो गया, DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बेटा इसके परपेंडिकुलर, दैट इज इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, दैट इज DE sin थीटा। अब बात ऐसी है बेटा कि यहाँ पे P पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तो दोनों में से सही डायरेक्शन कौन है उसके लिए, या इफेक्टिव कंपोनेंट कौन है उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे ऊपर हमने जरा सा मास लिया वैसे यहाँ भी जरा सा मास ले लें, दैट इज dm। तो अगर देखा जाए तो ये a है और ये डिस्टेंस ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, √a² प्लस x²। अगेन इसके भी कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा दोस्तों, DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, DE sin थीटा। अब अगर देखा जाए तो ये dm और ये dm सेम, इसका p से डिस्टेंस, इसका p से डिस्टेंस भी सेम, इसका मतलब DE तो सेम है बेटा, मतलब DE sin थीटा और DE sin थीटा अगर देखो तो एक नीचे और एक ऊपर, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव कंपोनेंट हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड का वो कितना आ गया बेटा, DE और साथ में क्या, cos थीटा। तो अब अगर DE की वैल्यू डालें तो DE इफेक्टिव इज इक्वल्स टू G dm बाय a² प्लस x² इनटू क्या दोस्तों, cos थीटा। अब हम सब एक बेसिक फार्मूला जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बेस अपॉन क्या बेटा, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से अगर किया जाए तो DE इफेक्टिव इज इक्वल्स टू लिख सकते हो G dm बाय a² प्लस x² इनटू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब बेस x और हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, √a² प्लस x²। तो DE इफेक्टिव को अपन लिख सकते हैं बेटा, इट इज इक्वल्स टू G dm बाय a² प्लस x² इनटू x बाय √a² प्लस x²। तो DE इफेक्टिव इज इक्वल्स टू G dm x बाय पावर रूट हटा दे तो हाफ और 1 मतलब 3/2, a² प्लस x² की पावर 3/2। ये आ गई हमारे पास dm मास की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। अब अगर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, फॉर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ DE इफेक्टिव इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन G dm x बाय a² प्लस x² की पावर 3 बाई कितना बेटा, 2। तो अगर B इफेक्टिव का इंटीग्रेशन करें तो इट इज E इफेक्टिव व्हिच विल बी इक्वल्स टू, देखो G कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, दिस डिस्टेंस, रेडियस कांस्टेंट है, मतलब a² प्लस x² की पावर 3/2 भी कांस्टेंट, dm का इंटीग्रेशन है मतलब टोटल मास ऑफ द रिंग। तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, इट इज इक्वल्स टू E effective, that is gravitational effective field, E effective is equals to बना हमारे पास gmx by a² plus x² की पावर 3/2। और अगर तुम देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग है, तो याद रखेंगे फॉर रिंग द direction of gravitational field intensity on its axis is towards the center of the capital ring के सेंटर की तरफ होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स
एक्सिस। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन। तो रिंग के एक्सिस पे याद रखेंगे सब लोग, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, gmx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब हम इससे अगला एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, राइट डाउन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्क। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्क, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। अब ये जो चीजें हैं इनके फॉर्मूले हम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात सबको? तो ऑन इट्स एक्सिस डिस्क की वजह से अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। ठीक है बेटा? तो देखो ये हमारे पास मान लो एक डिस्क है और इस डिस्क का ये हो गया सेंटर और डिस्क का रेडियस a, हमें x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट दे रखा है P। इस P पॉइंट पे इस डिस्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है जी? तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क निकालनी है बेटा, तो ये हो जाता है E = 2gm by a square, 2gm by a square 1 minus cos थीटा। यहाँ पे थीटा का मतलब होता है बेटा दिस एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है थीटा। क्लियर हो गई बात सबको? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस एट एनी पॉइंट P जो होता है वो हो जाता है E = 2gm by a square 1 minus cos थीटा। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ a मतलब रेडियस और डिस्टेंस लिखना है तो ये हो जाता है E = 2gm by a square और cos थीटा मतलब हम सब जानते हैं बेस अपॉन क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 minus x by अंडर रूट, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a square plus x square, तो a square plus x square। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे भी जो डायरेक्शन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का अगेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क ही होगा। तो हम इस चीज को भी याद रखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ gravitational field intensity due to disk on its axis is always towards the center of the disk। हमेशा याद रखना बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्क की वजह से भी किस तरफ होता है, टुवर्ड्स इस सेंटर। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। तो अगला हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। तो अगला है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी किसी पॉइंट P पे। तो मान लो ये हमारे पास एक शेल है, शेल मतलब होलोस्फीयर भी होता है। लेट्स सपोज इस शेल का रेडियस a है और ये इसका सेंटर, इससे x डिस्टेंस दूर हमें इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर हो गई बात सबको? तो इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बेटा, वो होगी, दो केसेस में हम इसको समझते हैं। एक पहला, इफ P lies outside, और दूसरा क्या होता है बेटा, इफ P lies inside। P lies inside, P lies outside और P lies inside। तो सबसे पहला केस अगर हम देखें, if P lies inside, तो अगर inside है तो हम सबको पता है x की वैल्यू लेस देन किससे बेटा, a से। तो याद रखना inside the spherical shell जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। इसी तरीके से अगर मान लो
इफ P lies outside, इफ P lies outside, तो अगर आउटसाइड है इसका मतलब x इज ग्रेटर देन कितना है बेटा a, उस केस में। और वैसे भी समझो शेल थ्योरम बताया था मैंने, तो शेल थ्योरम में क्या कहा था कि अगर पॉइंट P बाहर है तो इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी को पॉइंट बॉडी मानना है और पूरा मास इसके सेंटर पे। तो अगर इसका मास m है तो सेंटर, तो याद करो gm/x², तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा gm/x²। अगर पॉइंट P कहां पे लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है। अब अगर मान लो इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x, तो इनसाइड तो कितना है बेटा 0 और आउटसाइड कितना है gm/x²। तो अगर तुमको दिख रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर बात। तो अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ बनाया जाए, तो ये हो गया तुम्हारा मान लो स्फेरिकल शेल, और इस स्फेरिकल शेल का रेडियस a। जब तक तुम अंदर हो तब तक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा 0। मतलब इस तरीके से बनाएंगे हम, ये हो गया इनसाइड, और जैसे ही बाहर आते हैं वो कैसा हो जाता है बेटा इनवर्स फॉर्म में हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर हो गई बात सबको। अगर इसको नेगेटिव साइड बना दे मतलब दोनों तरफ बना सकते हैं, ये ऐसे। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अब हम अगली बात करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी और क्या उसके डायरेक्शंस होंगे, क्या बातचीत होगी, उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। तो मान लो ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस a है और इसका सॉलिड स्फीयर का जो मास है दोस्तों वो m है, और हमें किसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है व्हिच इज x डिस्टेंस अपार्ट। क्लियर हो गई बात। तो हम सॉलिड स्फीयर की वजह से, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों, क्योंकि जो अर्थ होता है वो सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर किया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो दो केसेस, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड एंड इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड। तो अगर पॉइंट P इनसाइड लाई करता है फर्स्ट केस में, इफ P लाइज आउटसाइड, तो अगर P आउटसाइड लाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो x की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, a से। उस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, इट इज gm/x²। तो इससे क्या समझ में आता है बेटा कि अगर पॉइंट P बाहर है ना तो द सॉलिड स्फीयर विल एक्ट लाइक होलो स्फीयर। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या आया बेटा सेम, तो हम लिख सकते हैं सॉलिड स्फीयर एक्ट्स लाइक अ होलो स्फीयर। अगला केस क्या हो सकता है बेटा, दूसरा, इफ P लाइज इनसाइड। अगर P इनसाइड लाई करता है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x इज लेस देन a। उस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा वो होती है gmx/aq। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्लियर हो गई बात। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो आउटसाइड तो gm/x² है और इनसाइड है बेटा तुम्हारा कितना gmx/aq। तो अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x। ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस x। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए फॉर सॉलिड स्फीयर तो देखो आउटसाइड तो इनवर्स है बेटा, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कितना है a है।
तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो आउटसाइड अगर जाते हैं तो इनवर्स टू x है और इनसाइड कितना है gmx/a3। तो आप सोचो अगर सेंटर पे हो पॉइंट, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर हो गई बात? मतलब इसका जो ग्राफ होना चाहिए बेटा वो इस तरीके से होना चाहिए, आउटसाइड तो इनवर्स है और इनसाइड क्या है बेटा gmx/aq। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, ड्यू टू होलो स्फीयर, ड्यू टू डिस्क एंड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सारे के सारे रिलेशन आपको क्या होने चाहिए बेटा, लर्न होने चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो हम एसोसिएट कर पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने देखा है बेटा कि अलग अलग जगहों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। जैसे अर्थ सरफेस पे कुछ है, अर्थ सरफेस के ऊपर चले जाओ तो कुछ है, अलग अलग पोर्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कवर करेंगे। थैंक यू।